मुनफरिद मकाम, जो भी लिखा और गाया लोगों ने पसंद किया। मारूफ सिंगर, सोशल वर्कर, सियासतदान इब्रारुल हक हमारे आज के मेहमान हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू। जागीरदार, सनतकार, वकील, पीर, हत्ता के खिलाड़ी भी सियासत में कामयाब है। कोई सिंगर पाकिस्तान में सियासत में वो मकाम हासिल नहीं कर सका, इसकी कोई ख़ास वजह? अभी तो शुरू हुआ है सिलसिला, आगे देखिए। अभी तो शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ जो फ़नकार है, चाहे उसका किसी सिन्फ के साथ भी ताल्लुक़ है, उसी को कामयाब होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ उसकी तो बेशुमार वजूहात हैं, जिनका तज़किरा भी शायद नहीं कर सकते, सब लोग जानते हैं। लेकिन कामयाब इनको होना क्यों चाहिए? इसलिए कि ये मोस्ट सेंसिटिव सेक्शन है सोसाइटी का। जो हसास तरीन लोग होते हैं उनको किसी की फ़िक्र हो सकती है। आपके भाई भी इलेक्शन हार गए, आप भी अभी तक नहीं जीत सके, यूथ पार्लियामेंट भी गैर मौसर है। आप अपने आप को कामयाब सियासतदान समझते हैं या नाकाम? देखिए, हमारा काम एक स्ट्रगल होता है और उसमें बड़े साल लगते हैं। जितने हमारे मसाइल हैं, जितनी हमारी सोच बैकवर्ड है, हम ज़हनी तौर पे बहुत पीछे हैं। तो अगर तो हम रिवायती सियासत में उतर आते, यानी अंदाज़ा लगाएं कि जज साहब मेरे पास आए, ये डाइनिंग टेबल है, यहीं बैठे हुए थे, कहता है मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो तौबा कर ली है, अल्लाह माफ़ करे मुझे, ये तो बस यकीन है कि वो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स मसाइल ये वो सारे, तो आप कुछ अगर मेहरबानी करके तो वो कर लें, ज़्यादा नहीं, 2-3 कनाल। अच्छा। ये मैं आपको कोट अन कोट बता रहा हूँ, 2-3 कनाल वो चलो चलो एक नेकी का काम हो जाएगा, नेकी का काम हो जाएगा तो उसमें अल्लाह करम कर देगा। हैं, मुझे तो ये जहर लगता है एहसन इकबाल। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, खुदा की कसम। मैंने दोनों भाइयों से बात की, भाई कहते हैं तो यार ये तो फिर करप्शन हुई, तो ज़्यादती है। मैंने कहा फिर कोई नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होगी हमें, वैसे भी दे देगा। मैंने कहा भाईजान ज़ाहिर है वो एहसन इकबाल के साथ भी राब्ते में है, फ़लाँ के साथ भी राब्ते में है, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। पूरी फैमिली ने ये फ़ैसला किया। मैं आपको बता रहा हूँ और इन लोगों को बता रहा हूँ जो सुन रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासत किस तरीके से होती। हमारे जैसे लोग जो ये फ़ैसला कर बैठे कि हक हलाल से जीतना है, हक हलाल का पैसा लगा के हम इलेक्शन में, हराम हमने कमाना नहीं है, और 5 साल आपने कमाया हक हलाल का और छठे साल इलेक्शन में आपने झोंक दिया अपने 2 प्लॉट बेच के। तो अगर 2 प्लॉट बेच के जज साहब को, फिर उधर फलाने को और उधर, तो वो ये सियासत समझ से बाहर है। इसीलिए मुखातिब पाकिस्तानी कौम है कि खुदा के लिए आप बदल जाए। मेरे पास ख़वातीन आई, हाय अल्लाह करे हुण इब्रारुल हक जित जाए, सही असी वोट बेच देते ने एहसन इकबाल नूं। अच्छा। असी शनाख्ती कार्ड सारे दे साडे सारे मुहल्ले ने बोरी भर के शनाख्ती कार्डां दी दित्ती है, लेकिन हुण हार गया ना इब्रारुल हक, तो तुहानूं दुख बड़ा होना। सानूं दुख नहीं होना आपको, दुख आपके बच्चों को होगा जो आप इतने अरसे से इस मुल्क के अंदर ज़्यादती कर रहे हैं। आप मारूफ हैं, आपके गाने लोगों को ज़बानी याद हैं, जहाँ जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं। वोट लेने का मेयार क्या होना चाहिए? बस मैं वो ढूंढ रहा हूँ वोट लेने का मेयार। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, प्रीतो में नल ब्याह कर ला, सारे कहते हैं और फ़ौरन सारे एक प्रीतो के झंडे के नीचे जमा हो जाते हैं। कोई ऐसा नारा हमें बनाना पड़ेगा कि वो फ़ौरन उनको मज़ा आ जाए और उसके नीचे जमा हो जाए। वोट लेने का मयार जी हमारा, यहाँ मैं शादरा में मैंने इलेक्शन कैंपेन की, तो जिस मोहल्ले में भी गया उन्होंने कहा भाईजान इधर वोट बिकता है, साफ़ सी बात है। पिछली दफ़ा 1000 रुपये था, इस दफ़ा 5000 रुपये है। बाकी जनाजे के 90 नंबर हैं, 70 नंबर आपके कुल के हैं, कुल्लों पे आप चले जाएं। ये आप खुदा की कसम, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, आप स्माइल दे रही हैं। ये आप किसी पॉलिटिकल वर्कर से पूछेंगे आपको यही बताएगा। 90 नंबर जनाजे के तकरीबन 100 ही समझ लें, 75-70 नंबर कुल के आप एक दिन लेट हो गए हैं। अगर आपका ओपोनेंट जनाजे पे पहुंच गया, वो आगे निकल गया, भाड़ में जाए वहाँ बिजली पानी गैस, वो नहीं, वो बहुत बाद की बातें हैं। उनके हैं, उनके 20 मार्क्स हैं
कि डेवलपमेंट का काम कराया 20 मार्क, लेकिन अगर आप जनाजे पे पहुंच गए, चाहे बंदा आपने वो खुद ही क्यों नहीं मारा हुआ, तो आप अगर आपने अस्पताल भी बना दिया है और अगर आप जनाजे पे नहीं ना पहुंच सके, आपने लाखों लोगों की जानें भी बचाई हैं, तो उसका भी उतना मोल नहीं होगा। ये एक बदकिस्मती है, बिकॉज लोगों का जहन अभी ग्रो नहीं किया, वो एक इर्तिकाई मनाजिल से गुज़र रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस अपने अमाल को उनके जहनों के मुताबिक ढाल के, उनके लेवल पे जाके, उनके साथ धोखा करके, उनका वोट ख़रीद के तो असेंबलीज़ में आते हैं। तो इस स्टेज पे जमहूरियत जो है, और इस तरह की जमहूरियत ज़ाहिर है इसी तरह के समरात पैदा करेगी और इसी तरह की असम्बलीज़ देगी। जमहूरियत में लोग गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। पाकिस्तान के लिए कौन सा बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है? पाकिस्तान में कोई एक निज़ाम हुकूमत आप राइज कर दें और उसको कंटिन्यू कर दें, चाहे वो बादशाहत है, एक फैमिली की हुकूमत है। मियाँ साहब को शौक़ है अगर बादशाहत का, मैं कहता हूँ उनको आज आप हुकूमत दे दें और उनसे कहें ये 50 साल के लिए मुल्क जो है ये आपका हुआ, ठीक है, तो फिर वो बेहतर है बजाय इसके कि आप एक प्रोसेस शुरू हुआ और वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर उसके बाद एक और तरफ निकल गया, फिर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर एक और तरफ निकल गया, डिसकंटिन्यू हो गया। मेरा मकसद कोई नून लीग को प्रमोट करना हरगिज़ नहीं है, मैंने एक टॉन्ट किया है, लेकिन मकसद ये है कि कॉन्टीन्यूटी जो है किसी भी प्रोसेस की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इब्रारुल हक सियासत में आए, वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, मैं पीटीआई में आए ताकि कोई वजारत मिल जाए। अगर ये ओहदे मिल जाते तो पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? एक तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना, वज़ीर बनना, ये हर पॉलिटिकल वर्कर का वैसे ही ख्वाब होता है जो हमारा यूनियन काउंसिल के लेवल का होता है, और इसमें कोई हरज भी नहीं होना चाहिए कि मैं बनूं। जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है वो उसको एक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़रूरत है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो मेकअप का सामान होता था वो कोई 20-25 ऊँटों पे जाता था, जिसमें उनके कपड़े भी होते थे और सामान होता था और लैविश किस्म की उनकी ज़िंदगी थी। जब वो खलीफा बने, उन्होंने वो बाग़े फ़िदक और वो सारे का सारा सामान कौमी ख़जाने में जमा करा दिया और एक छोटी सी ज़िंदगी को तरजीह दी। और उसके बाद उन्होंने जो कानून नाफिज किया वो वाकई नाफिज हो गया था और लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि एक बंदा अगर ख़ुद कुर्बानी देकर सामने आ रहा है ये हमें छोड़ेगा नहीं। तो अबरारुल हक बनता उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो मेरी सवाए एक अपने घर के जो भी मेरे पास है करोड़ों में ही है, वो कौमी ख़जाने में जमा कराता, या अबरारुल हक की जगह कोई भी होता। अगर तब्दीली लानी है, मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि 100 मुरब्बा ज़मीन मेरी पीछे है वो मेरे बच्चों, नहीं यार, इधर लोग मर रहे हैं भूख से, तो कुर्बानी अपने आप से स्टार्ट करें, वो जमा कराएं कौमी ख़जाने में और कहें जो कानून है हमारे पास जो कि ओवर लेजिस्लेटेड है, हम उस पर अब से अमल दरामद होगा। मेरी जान, अगर मैंने अपने बच्चों का रिज़्क स्टेक पे लगा के कौमी ख़जाने के अंदर जमा करा दिया है, तो ना मैं तुम्हें करप्शन करने दूंगा, ना मैं तुम्हें फालतू माल रखने दूंगा। अब जिसको सियासत का शौक़ है, वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, अपनी जायदादें कुर्बान करें, कौमी ख़जानों में जमा कराएं और फिर उसके बाद असेंबली में आएँ और आके उनकी बात करें जिनकी आप रोज़ करते हैं वहाँ जाके बात, गरीब मर गया, गरीब लुट गया, गरीब फलाना। जब आप मसनद संभाले, मेरा मशवरा है जो भी मसनद संभाले आज के बाद, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आपके प्रोग्राम में, शायद कोई अल्लाह का बंदा इस तरह करे, मैं तो तैयार हूँ, और अगर कोई करेगा तो मैं दूसरा हूँगा, ये मैं बता दूँ आपको। ये नहीं कि फिर मैं फेसबुक पे जंग लड़ूंगा मैं बैठ के लोगों की तरह, मैं दूसरा आदमी होऊंगा कि अपना सारा कुछ एक घर के अलावा मैं वो कौमी ख़जाने में जमा करा दूं और फिर मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है, कि क्या लोगों को ये अब उनसे लिया जा रहा है कि नहीं। जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन्होंने लूटा है, लॉकर्स खोल लेना, उनमें पता नहीं कितने हज़ार टन सोना पड़ा हुआ होगा, कितने अरबों डॉलर्स पड़े हुए होंगे लॉकर्स के अंदर,
वो बच्चे दे रहे हैं वहाँ पे? नहीं, वो सिर्फ उनकी दौलत में इजाफा कर रहे हैं। जैसे आप डॉलर खरीदते हैं, डॉलर और ऊपर चला जाता है। तो जनाब हम मानते नहीं हैं, लेकिन बहैसियत कौम हम जिम्मेदार हैं, और कौम का वो वाला तबका जिम्मेदार है जो ऊपर वाला है। नीचे वाला तो मर रहा है, वो तो डॉलर खरीद भी नहीं सकता, उन्हें क्या खरीदना है डॉलर। एहसन इकबाल कहते हैं कि इब्रारुल हक नारोवाल से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते बल्कि लाहौर से लड़ना चाहते हैं। अगर ये दुरुस्त है तो क्या एहसन इकबाल ने अपने हलके में बहुत काम किया है या कोई और वजह है? एहसन इकबाल की बातों से क्या होता है, मुखालिफ है। रिसर्च की ये कहती है कि नारोवाल की तारीख में इतना बड़ा काम नहीं हुआ था, और ये 2-3 दफ़ा पहले MNA भी बन चुके थे, वजारतें भी बहुत बड़ी बड़ी इंजॉय की, जितना अबरारुल हक ने, अल्लाह ने किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम के ताउन से अबरारुल हक ने कर दिया। वहाँ पे 2 कमरों का एक हस्पताल था जिसमें डॉक्टर नहीं था, बिल्लियों ने बच्चे दिए हुए थे। वहाँ पे 600 बिस्तरों का हस्पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, कैंसर हॉस्पिटल बनाना, इनके वालिद साहब का भी काम नहीं। एहसन इकबाल ने हलके में तालीम पर बहुत काम किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? और ये कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और क्या नारोवाल से ही लड़ेंगे? देखिए, उस पर मैंने एक शेर कहा था, अब वो जो कोई और है ना, उसके हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन वो शेर ये था, देखो या तो फेयर इलेक्शन हो ना, तो वो उनको मैं कच्चा खा जाऊंगा, लेकिन वो होना नहीं। तो मैंने कहा था कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, मैं नारोवाल छोड़ के लाहौर आ गया। अच्छा। तो बात ये है कि वो जो और है ना, उसके होते हुए मैं नारोवाल में इलेक्शन लड़ेगा, वाकई कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वो एहसन साहब को भी पता है कि मेरी वजह से नहीं गया, औरों की वजह से। खैर, और अगर फेयर इलेक्शन हो हमारे मुल्क में तो मज़े ना आ जाएं। मुझे याद है कि जब पहला इलेक्शन था तो मैंने सोचा यार इलेक्शन उम्मीद है मैं जीत जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर मैं हार गया तो क्या होगा, जीता तो क्या करूंगा, हर बंदा इंसान सोचता है। तो मैं सोचा यार अगर हारूंगा ना तो मैं ना वो टिपिकल वो वाली चीज़ें नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एहसन साहब को फ़ोन करूंगा कि एहसन भाई मुबारक हो, छा गए हैं आप हैं, और चाय बनाए मैं आ रहा हूँ, चाय पीनी है आपके साथ। तो वो भी बड़े हैरान होंगे और लोग भी बड़े हैरान होंगे, और हम नारोवाल के लोगों को ये मैसेज देंगे कि हम सब आपके लिए साथ हैं, हम मिलके काम करेंगे। मैंने एक हॉस्पिटल बना लिया था उस वक्त तक, इन्होंने उस वक्त तक कुछ नहीं बनाया था। ये बाद में यूनिवर्सिटियाँ नहीं, हॉस्पिटल और हमारे मेडिकल कॉलेज के बाद बनी हैं, और वो आवाम की मोहब्बत में बनी हैं या सहारा के खौफ से बनी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। अगर बननी होती तो इससे पहले भी बन सकती थी। इससे पहले 20 साल वो सियासत में रहे, पहले तो नहीं बनी। बारह ये रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं जाऊंगा, मुबारकबाद दूंगा, चाय पीऊँगा, और मैं कहूँगा मिल के ना मैं आपके साथ हूँ, और ग्रेस के साथ अपनी हाँ, डिफीट और एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो। उन्होंने वो मौका ही नहीं आने दिया जो इलेक्शन में हमारे साथ कर दी, और हमें तो नज़र आ रहा था। तो वो जो बंदा ना, मैं एक आइडियल सोच में होता है इंसान, नया नया पॉलिटिक्स में आया, तो जिस तरह से संदूकड़ियाँ हमारी लेके जा रहे हैं, जिस तरह से वो हमारी भाभी जो मोहरें लगा रही है। एक बंदा मुझे कहता है सर, मैं किसी पोलिंग स्टेशन पे था दूर, कहता है सर वो भाभी आए ने एहसन साहब दे मिसेस ते वो मोहरां ला रहे ने सर, ते उन्होंने ना उन्होंने दे सारे हाथ जेड़े ने ना वो उसमें इंक के साथ वो भरे हुए हैं, और वो भी और उनके साथ ख़वातीन की पूरा पैर। तो मैंने कहा तुम रोको, कहता हम गए हैं, पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे। मैं कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर। अब हम इतनी दूर थे। थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अब क्या सिचुएशन है? कहता सर अब उन्होंने सारा कर लिया सर, अब वो एक तरफ होके बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा। राइट। तो मैं बड़ा सा, मैंने कहा यार ये कैसा मुल्क है कि माशाल्लाह धांधली अच्छी करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना भी तो बड़ा ज़रूरी है। वो कर रही होंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर। अच्छा। जहांगीर तरीन को बतौर सियासतदान 10 में से कितने नंबर देंगे, कहाँ रेट करेंगे? बतौर सियासतदान मैं अच्छे नंबर दूंगा, मतलब वो क्योंकि साथ काम किया हुआ है, मैं उनको जानता हूँ। 10 में से 6 हो गए ना। पीटीआई छोड़ते हुए आप काफ़ी आप दीदा हो गए थे, उसकी रीज़न 2 वजूहत हो सकती हैं। क्या पीटीआई आपके मेयार पे पूरी नहीं उतरी इस वजह से, या उसको छोड़ते हुए यू गॉट इमोशनल? नहीं, पता क्या है, एक पार्टी में आपने इतना अर्सा काम किया हो, आपने अपना ब्लड एंड स्वेट दिया हो, कोई हम जा रहे हैं जनूबी वज़ीरिस्तान जा रहे हैं,
हम भाग रहे हैं, मैं लंदन में हूँ, खान साहब का फ़ोन आ रहा है वापस आओ फ़ौरन, मैं बच्चों को लेके अभी पहुँचा हूँ, तो अगले दिन मैंने फ़्लाइट कराई है, फ़ौरन वापस जलसा है सारा। मतलब वो एक मेहनत की होती है। फिर आपके साथ बेशुमार साथी होते हैं जो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे होते हैं और आपकी एक टीम बन गई भी होती है। तो आप तो एक क्लास में बैठे हों और 6 महीने लगाए हों तो आपको दोस्तों के साथ प्यार हो जाता है। तो ये तो फिर एक पार्टी थी जिसमें हमने अच्छा बुरा वक्त साथ गुजारा था और एक इमोशनल अटैचमेंट थी। जवाद अहमद से आपकी नहीं बनती, एक तासुर है। उनकी सियासी पार्टी के हवाले से आपकी क्या राय है? पता नहीं, मैंने कभी ज़्यादा इस पे वो नहीं किया ऑनेस्टली। वो उसके बयानात शयानात मेरे तक पहुंचते रहते हैं। मेरी दुआ है उसकी अच्छी सेहत के लिए, ज़हनी सेहत के लिए भी, और वैसे भी कि अल्लाह दिल को उसके सुकून अता फ़रमाए और मुझे अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए। बस मैं यही कह सकता हूँ। अगर आप हमारे व्यूअर्स को तेरे रंग सुना दें तो ये एक हमारे लिए ट्रीट हो जाएगी। रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया मुँह मोड़ दिए दरियाओं के। मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया, मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। असां ते जाना है बिलो ते घर, आजा ते बेजा साइकिल ते, असां ते जाना है मालो माल, जट चढ़े है कचहरी। आप एचएसएन में प्रोफेसर थे, इन सुपर हिट गानों के पीछे बुनियादी ख्याल क्या था? ख्याल कोई ख़ास नहीं था, बस ऐसे उड़ते फिरते ख्याल, कहीं से कोई बात सुन ली, कहीं से कोई जुमला सुन लिया। मेरा कज़न था, उसको मूवीज़ देख के आता था, तो आई वाज लाइक अ गुड लिसनर, और वो बोलता बहुत था और वो बोलता रहता था। मैंने मूवी देखी, वहाँ पे वो जट आता है, वो उसमें वो कहता है ओए जेल दियाँ कुंडियाँ ला दे और राजू अज पुलिसां बाहर ही परेड कर गया, ऐसे फाइट होंगी है। तो वो कई होते हैं ना लोग आपको सुनाते हैं, मैं उसको सुनता रहता था। वो फिर जट कचहरी चढ़े, वो मेरे जहन में वो बात रह गई। अच्छा। तो वो जैसे जैसे वो छोटी छोटी चीज़ें बनती गई, कोई ट्यून के साथ कोई वर्ड मैच हुआ, सो आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस के वो क्रिएटिव प्रोसेस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कैसे शुरू होता है। कोई एक चीज़ स्पार्क होती है, उसका आपको मज़ा आने लग जाता है, वो रस्सी का सिरा होता है, उसको आप लेके चलते हैं आगे, साथ चीज़ें मिलती रहती हैं और एक गाना बन जाता और है। अपनी ये सारे गाने खुद ही लिखे। हाँ जी। किंग ऑफ पॉप इब्रार हक को ही कहते हैं। मेरे वालिदैन मुझे किंग बनाना चाहते थे, मैं किंग ऑफ पॉप बन गया। अच्छा। शुक्र है किंग ऑफ पॉप नहीं बना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, बहुत मशहूर भी हुआ और उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, तो तनकीद कैसी लगती थी? तनकीद अच्छी भी लगती थी, पॉजिटिव तनकीद, लेकिन मैं फिर समझता हूँ कई बार पता नहीं क्यों
शुरू से ही तनकीद के ज़द में रहा। कोई ऐसी बात मैं नहीं समझ सकता। शायद एक चीज़ जब एक सुपर हिट होती है तो उसके ख़िलाफ़ लोग बात कर, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिस पे बड़े सुपर डुपर हिट हुए, कुछ पे कोई नहीं लोगों ने बोला। और इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। जिस तरह मूवीज़ में कैरेक्टर होते हैं उसी तरह इनमें कैरेक्टर है। बिल्लो भी एक कैरेक्टर है, वो शादी करने के लिए जा रहा है और फिर वो सेरे गाने बन के तो शहर होते जावांगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। और आई ऑलवेज बिलीव्ड इन लेजिटिमेसी ऑफ रिलेशनशिप एज फार एज इन पर्टिकुलर सॉन्ग्स आर कंसर्न। तो उसमें तो के लोगों ने सुनने होते हैं, तो नौजवानों को अच्छा मैसेज देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने डेटिंग करनी है। तो फिर भी, और प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लै, इतनी जायज़ बात है। और इसी तरह से डोली विच पा के तेनू कर लै के आवांगे, ऐसा तेरी गल करनी डैडी नाल इवन मोर अप्रोप्रिएट तरीका है। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी का शिकार। चमकीली गाना गाया, एतराज़ आया कि मर्दों की तज़हीक हो गई, इब्रारुल हक माफ़ी मांगे और आपके ख़िलाफ़ रिट भी हुई, उसका क्या बना? कुछ नहीं, खारिज हो गई थी बस। लोगों को मेरा ख्याल है एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है, काफ़ी बोलना शुरू कर देते हैं। कई फ़नकार दोस्त हैं वो जेलसी में बोलते हैं, चलो उनकी तो समझ आती है। लेकिन कई लोग ऐसे ही उठ के, कोई कोर्ट में चला जाना तो ऐसे ही है कि बस कोर्ट के पास। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे सुओ मोटो नोटिस लेके बुला लिया परवीन बड़ी नमकीन पे। अच्छा। हाँ, और जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिख दिया उस पर कि परवीन क्या सोचती होगी। परवीन के तो नाजुक जज्बात होते, उस बेचारी परवीन, वो मैं खुद पढ़ के रोने लगा। मैंने कहा यार, मैंने तो परवीन के साथ, वो मुझे चीफ जस्टिस कहते हैं। हमारे जज जो थे, हमारे सॉरी जो लॉयर थे, डॉक्टर खालिद रांझा साहब कहते हैं जिन्नियां परवीना ने ना यूथ पार्लियामेंट च उन्हां सब दी तू एफिडेविट लैके आ कि सानू कोई इतराज़ नहीं गाने। अच्छा। तो मैंने तो जनाब कोई हज़ारों एफिडेविट इकट्ठे कर दिए और केस को मज़ीद मजबूत करने के लिए सेनेटर कुलसूम परवीन का भी हमने एफिडेविट ले लिया। और जज ने ऊपर वाला ही उठाया, कहती है तो सर ये बुढ़ियाँ परवीना ने। सरकारी वकील की कोशिश थी कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए इसको। कहता सर इसने पहले भी इस तरह के कई काम किए हैं सर, बिल्लो दे घर सर पे जा साइकिल थे। अच्छा, जज भी अंदर अंदर से हंस रहा। तो फिर आप कहता सर ये परवीन, इसको तो उसकी तो कोशिश थी कि उसको ज़रूर सज़ा मिलनी। उसने कहा लेकिन उसने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। हाल ही में लंदन में एक कॉन्सर्ट के बाद एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, उसकी असल कहानी क्या थी? वाक़या तो कोई पेश नहीं आया। दो सहाफ़ियों ने लिफाफा बरदार सहाफ़ियों ने खबर ज़रूर उड़ाई थी। और मैंने बल्कि बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से मैं CCTV कवरेज मिल जाए ताकि लोगों को मैं बताऊं। हमारा इतना ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ, उस पर लोगों ने फ़ंड रेज़ किया। तो हम वहाँ से निकलने लगे तो इन लोगों ने, हमारे जो दोस्त थे, और ज़ाहिर है हमारे दोस्त PTI वाले ही हैं सारे, इन्होंने ना सहाफ़ियों, इन्होंने मुझे बताया कि नून लीग वालों ने कुछ प्लान किया हुआ है कि हमने ना खबर बनानी है इसके ख़िलाफ़, तो तुमने इंटरव्यू नहीं देना। मैंने कहा अच्छा चलो नहीं देंगे। हम निकलने लगे तो सहाफ़ी सारे आगे आ गए। तो अब ये कह रहे थे इंटरव्यू नहीं देना, और मैंने कहा यार बात सुनो, देने तो कुछ नहीं होता, अपने ही बंदे हैं। तो हमारे में से एक बेवकूफ़ दोस्त ने निकल के टक्कर मारी है उसको, सहाफ़ी को, और उन्होंने फ़ौरन वीडियो बना ली यूँ कर। वो कह रहा है नहीं देना, वो कह रहा है कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ वो कुछ नहीं होता, देने दो। वो उसने बना के, और वो ख़बर क्या चल रही थी, लड़ाई हो गई, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। आप प्रोफेसर, सिंगर, सियासतदान, सोशल वर्कर, क्या कहलवाना पसंद करते हैं? मेरे वाले साहब कहा करते थे कि अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा और काबिल इंसान। अल्लाह करे कि मैं उनकी रूह को, मैं समझता हूँ कि जो ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, दीगर जो काम है अल्लाह ने हमसे कराए हैं, ये पॉलिटिशियंस के नसीब में भी नहीं आए। देखें ना आप किसी पार्टी में भी सिवाय इमरान खान के, ये बड़े बड़े पार्टीज़ के अंदर खड़पैंच पॉलिटिशियन हैं। ये एक अल्लाह की तरफ से समझ लें, एक मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स बने। मेरा दिल चाहता है कि मुझे लोग एक नात खान और एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे जाने। बिल्लो, प्रीतो, मजाजन, ये तो सारे इमेजिनेटिव करेक्टर्स हैं, लेकिन आपके दोस्त भट्टी हकीकत में एक करेक्टर है। भट्टी से मार पड़वानी है आपने।
वो पहले मेरे से इतना नाराज़ है। किसी दिन मैं आपसे मिलवा दूंगा, आप सब लोगों को बड़ा शौक है, उससे आप खुद सुन लीजिएगा, वो आपके साथ बैठ के वो गपशप लगाएगा, लेकिन आपको मज़ा वी आएगा। वांट के भट्टी का कोई भी कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मज़े की बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें। मैं इधर ही बैठा था तो कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मैं एहराम में था क्योंकि हम उम्रा करने जा रहे थे, तो वहाँ मनी बैग होता है ना ब्लैक कलर का, यहाँ पे लगाया हुआ था, तो वो मैंने लगाया हुआ था। तो एकदम से नॉक हुई तो मैं बाहर गया उठ के, कहता है वाह भाई वाह बिस्मिल्लाह भाई उम्रा करन जा रहे हैं। मैं क्या उम्रा करन जा रहे तो ए की, मैं क्या मनी बैग, कहता अच्छा अच्छा। मैं क्या पता नहीं भाई ने बरेटा लाया है। बरेटा एक पिस्टल होता है, उम्रा करन जा रहे हैं बरेटा लगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो करता रहता है। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इब्रारुल हक की फैमिली के बारे में भी। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। मैं मौजूद हूँ इब्रारुल हक साहब के साथ। ये बताइए आपका बचपन कैसा गुजरा था, कितने बहन भाई थे? हम लोग माशाल्लाह 8 बहन भाई थे, अच्छा, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं 8वां हूँ, माशाल्लाह। सबसे छोटा। और बड़ा अच्छा गुजरा, लाड प्यार सबसे मिला, वालिदैन की तरफ से भी, बहन भाइयों की तरफ से भी। और जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मेरी नमाज में मेरे सारे बहन भाई और मेरे वालिदैन तो होते ही हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो बड़े अल्लाह के वली हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं चलो एक सिंगर एक पीस इस तरह का निकल आया बीच में से, बाकी वो वाकई अल्लाह के वली टाइप लोग हैं। मेरी बहनें बिलखसूस जब दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला सुनते हैं। सो एक अच्छी परवरिश करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, और आज जितनी खामियां हैं उसकी वजह मैं खुद हूँ, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी वजह मेरे वालिदैन और मेरे बड़े बहन भाई। पढ़ाई में आप कैसे थे? लाइक थे या एवरेज स्टूडेंट थे? अबव एवरेज आप कह सकती हैं, वेल अबव एवरेज। बाकी बहन भाई क्या करते हैं? फ़ौज में भाई दोनों थे, और अब तो माशाल्लाह सहारा चला रहे हैं। 5 बहनें हैं माशाल्लाह, और उनके भी जो हस्बैंड है सारे फ़ौज में। अच्छा। एक को छोड़ के बाकी सब फ़ौज में। राइट। फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज आप किसके साथ हैं? हमारा सबका ही बड़ा क्लोज़ है ऑनेस्टली, बहन भाइयों का इतना क्लोज़ है जितना हम शुक्र अल्लाह का एक होता है जिसके साथ शेयरिंग भी ज़्यादा होती है और अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। क्योंकि वास्ता ज़्यादा पड़ता रहता है इसरार भाई से, क्योंकि हम लोग साथ काम कर रहे होते हैं, या अनवार भाई से। हम तीनों भाई, अनवार भाई ज़्यादा नारोवाल में होते हैं, तो मेरा इसरार भाई का ज़्यादा इसलिए है कि हम दोनों लाहौर में भी होते हैं। हमने डिस्कस करना होता है सहारा का फंड रेजिंग कैसे करनी है, हॉस्पिटल को अभी हमने सहारा को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा लेके दिया है। सो उसके लिए जो भी हर्डल्स आ रही होती हैं उसको हम मिल के दौड़ भाग कर रहे होते हैं। दीगर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको किस तरह, भी लाहौर में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, तो ज़ाहिर इंटरेक्शन फिर उनसे ज़्यादा होती है। तो सिंगर बनने का ख्याल कब आया और कैसे आया कि ये सिंगिंग की जाए? मैं जब बिल्कुल छोटा था ना, 1.5-2 साल का, तो कोई गाना लगता था तो उस पर मेरा बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पांस होता था, ये मुझे घर वाले बताते हैं। तो एक म्यूज़िक लवर बच्चा तो था, तो कोई सैड सॉन्ग लगता था तो मेरे आंसू निकल आते थे, तो कोई हैप्पी मूड का सॉन्ग होता था तो मैं उस पर थिरकता था। सो एक वो कहते हैं ना कि बचपन से ही आइडिया हो जाता है लोगों को कि ये तो सिंगर बनेगा। म्यूज़िक लवर तो मैं था हमेशा से, लेकिन ये नहीं कभी मैंने सोचा था कि सिंगर भी बन सकता हूँ। आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज में। अच्छा, कितने बच्चे हैं और अब वो माशाल्लाह पढ़ रहे होंगे, किन किन क्लासेस में हैं? माशाल्लाह 4 हैं। The youngest one is 4 years old, अच्छा। 4.5 years old. The eldest one is 17 years old. बच्चों को गाने का शौक है और या वो चाहेंगे कि वो इस फील्ड में बाकायदा प्रॉपर सिंगर बने? कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा होता है, कोई जनाब एस्ट्रोनॉट्स बनने की बात कर रहे होते हैं। जो सबसे छोटी है वो तो रोज़ अपना प्रोफेशनल बदल लेती है। अच्छा। राइट। कभी उसको हेयर ड्रेसर बनना होता है, कभी उसको फायर फाइटर बनना है, कभी उसको पायलट और अगर बनना उनमें है। से कोई सिंगर बनना चाहे तो वुड यू सपोर्ट दैट? हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो बनना नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है हाँ, माँ ने उनकी ऐसी ट्रेनिंग कर दी है कि पता नहीं उन्होंने क्या क्या बताया उसने कि मुझे नहीं लगता उनमें से कभी कोई सिंगर बनेगा। देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा दिल के करीब है, आपको ज़्यादा पसंद है?
असल में मैं ज़्यादा रहा ही शहर में हूँ। मैं लेकिन गांव हम लोग जाते थे ज़मीनों पे, और बाग वाग होता था तो वो करने के लिए, या गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे। उसका एक अपना लुत्फ़ है, एक अपना मज़ा है, प्योरिटी है यहाँ पे। लेकिन नेचुरली जहाँ आपके दोस्त हों, जहाँ पे कंपनी हो, जहाँ पे सहूलियात हों, तो शहर की ज़िंदगी यकीनन बेहतर। कोई ऐसा वाक़या बताएं अपने, आप ऑब्वियसली यू हैव सो मैनी फैंस, कोई ऐसा वियर्ड सा वाक़या अपने फ़ैन के साथ कुछ हुआ हो? हाँ, जब मैं नया-नया मैंने गाना गाया तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि क्या उसमें एचएसएन में पढ़ाता था, तो मैंने एक ख़त मौसूल हुआ मुझे। अच्छा। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा बच्चा जो था वो खड़ा नहीं हो सकता था पैरों पे, तो जब आपका गाना लगता है बिल्लो दे घर तो वो थिरकता है बहुत ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर को बताया, उसने कहा बड़े स्पीकर्स लगाएं। अच्छा। तो हमने वो सुनाना शुरू कर दिया उसको। तो हमने उसको नोटिस किया कि वो तो खड़े होने की कोशिश कर रहा है अपनी चेयर से। तो कहता है आज वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। अच्छा। और उसमें हाँ बड़े स्पीकर्स पे और ये वो सारा। तो मैंने आप किसको ज़्यादा सुनते हैं खुद? नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को मैंने बहुत सुना है, और वो मेरे फेवरेट भी हैं। एक कॉन्सर्ट का आप कितना चार्ज करते हैं? अच्छा, टैक्स वाली तो नहीं हो? नहीं, ऐसे ही बता दूं मैं। क्या करना है तुम पूछ के? वैसे ही आपके फैंस जानना चाहते हैं, मैं तो नहीं जानना चाहती। फैंस ने क्या करना जान के। देखिए मेरा कॉन्सर्ट जो है ना, मुझे पिछले दिनों कहता है अब मेरा वसीम मैनेजर के सर अगर हम शादियों के कॉन्सर्ट शुरू कर दें तो 1 महीने में हम आपको 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देंगे शादियों के कॉन्सर्ट। और अगर शादियों के हम नहीं करते तो हम 5 मिलियन तक भी शायद करें या ना करें, मुझे नहीं पता। अच्छा। राइट। तो वो एक माँ का बनाया हुआ उसूल था जो मैंने तोड़ा नहीं कभी। तो अगर तो आप वो करना शुरू कर दें तो फिर तो इस नेक्स्ट लेवल 1-1 करोड़ में भी 1-1 कॉन्सर्ट आपको मिलता है। और चूँकि शादियों पे गाने ही मेरे बज रहे होते हैं, सरदार आते हैं बाहर से, वो गा के चले जाते हैं और ढेरों ढेर पैसे इकट्ठा करके। लेकिन मैं समझता हूँ पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट आपके उसूल हैं जो आपने ज़िंदगी में बनाए। पैसा सारा कुछ नहीं होता, अल्लाह का दिया काफ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आपने उसूल बनाया है उस पे आप कारबंद रहें। अभी पाकिस्तान में शायद ही कोई और सिंगर हो जो ऐसे कर रहा हो। कभी क्लीन शेव, कभी बड़ी बड़ी मूंछें, कभी दाढ़ी। सो नाउ दिस इज योर फाइनल वर्जन या ये चेंज होता रहेगा I आपका hope this is अटायर? final one। मैंने शुरू में जब एचएसएन ज्वाइन किया था तो उस वक्त बड़ी बड़ी मूछें थी और दाढ़ी नहीं थी, और ज़रा रोब वो बच्चों पे रखना होता था और गाउन पहन के। फिर जब बिल्लो दे घर आया तो मूछें भी साफ़ हो गई और वो क्लीन शेव हो गया, तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये बच्चा सा कहाँ से निकला है उसमें से। तो उसके बाद करते करते फिर वो एक नात मेरे जहन में आई और मैंने वो लिखी, और उसके बाद फिर ये वाला मैंने हुलिया बनाया, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऐसे ही जाएगा मेरे साथ। म्यूजिक के अलावा और कौन कौन से बिजनेसेस हैं आपके, कोई है? बिजनेसेस क्या हैं, बस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी बहुत कहीं प्लॉट्स ले लिए हैं, कुछ कर लिया है। एक हमने 4 एकड़ ज़मीन ली थी बहुत अरसे से, तो हम उसको बनाना चाह रहे हैं उसकी सोसाइटी। अब उसमें चूँकि हम बाय द बुक चलते हैं तो इतने एनओसीज़ हम ले चुके हैं, इतने हमने कोई भी नहीं छोड़ा। हम सारे लोग हम पे हासिल होते हैं कि इस तरह का हमारे पास होता, हम आज से 10 साल पहले बेच के फारिग होकर हम कई और प्रोजेक्ट कर लेते। सो बाय द बुक चलने की वजह से वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ कि वो अगर हो गया तो इंशाल्लाह जी वो बहुत पैसे आ जाएंगे जी, वो हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो वो चलता जा रहा है, जब वो होगा तो फिर हम सोचेंगे। महंगाई आप पर भी असरअंदाज होती है? बाय गॉड होती है। मतलब मेरी बेगम कल वो करके आई है ग्रॉसरी, और कहती है आपकी सोच है कितनी महंगाई होगी। अच्छा, हमारे घर में क्योंकि अल्लाह का शुक्र है महंगाई की बातें हमारे वालिद साहब के ज़माने में तो होती थी, वो एक सिविल सर्वेंट थे और ऑनेस्ट ऑफिसर थे। तो मुझे याद है कि वो ज़मीनों से पैसे आते थे तो गुजारा होता, तनख्वाह में नहीं होता था। बिल्कुल। तो उस ज़माने में हम सुनते थे। अब हमारे घर में बड़े अरसे से महंगाई की बातें नहीं हुई थी, अब हमारे घर में भी ये बातें शुरू हो गई। आपका बिजली का बिल कितना आया है? हमारा पिछला बिजली का बिल जो है इस दफ़ा 68,000 आया। पिछला तो 1 लाख से ऊपर आ गया था, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा, क्योंकि इस महीने हम मुल्क से बाहर रहे हैं 10-12 दिन, तो शायद उसकी वजह से। मगर पिछला 1.5 लाख से ऊपर का था।
अवाम बहुत परेशान है बिलों की वजह से। शदीद परेशान है। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि देखें, हुकूमत, अब अल्लाह करे कि हमारा पाकिस्तान ठीक सिमत में जाए। कम से कम जो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरे साथ इतने लोग मेरे पास आते हैं और बिल की तस्वीर पहले आई होती है, मुझे पता होता है इन्होंने क्या कहना। हम कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब अपने गांव जाते थे उस वक्त हमारे गांव में लिया में, जहाँ ज़मीनें हैं हमारी, वैसे तो नारोवाल में, उस वक्त वहाँ बिजली नहीं थी। हमने बिजली के बगैर गुजारा किया हुआ है। सो परेशान ना हो, मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बिजली के बगैर ही रहते थे ना यार। मतलब हमने अपना वो इतना कुछ आगे सोच लिया हुआ है कि इस तरह हो नहीं सकता। जब अब्बू सिविल सर्विसेज में थे, बाय द वे वो कस्टम्स में थे, अच्छा। चाहते तो अरबों रुपया कमा लेते, लेकिन चूँकि हलाल कमाते थे तो बिजली का बिल शदीद तकलीफ़ देता था। तो बत्तियाँ बंद, हम छोटे बच्चों की भी ट्रेनिंग्स थी कि बत्ती बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो सारा। तो इसलिए अब हमें उस तरह जाना पड़ेगा। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम कि we कर should be सकते हैं हम careful। कम से कम वो तो करें। आपने पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले कहा, एक बात की कि माएँ जो है ना अब बच्चों को मोबाइल पकड़ा के बेबी शार्क लगा देती हैं। हमारी माएँ तो हमारे कानों में कलमा सुनाया करती थी। सो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ इस बात पे। लेकिन मैंने ठीक कहा था। देखिए, अगर हम अब उन्होंने कहा कि तुम कौन सा इतने दूध के धुले हुए हो, तुमने भी इस तरह के गाने गाए हैं, तो ठीक है। सोचे ना कि अगर कलमा पढ़ने वाला इस तरह के गाने गा रहा है तो बेबी शार्क सुनने वाला किस तरह के गाने गाएगा, यार ये सोचें जरा। अच्छा, आखिर में आप अगर अपना कोई फेवरेट, अपनी मर्जी का कोई भी गाना, कोई कलाम आप अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहें तो। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। रानिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया। ओ दिल दी गल कहनी चाहिदी है, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी। बोल विदेशी बोली, अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो आपने मॉडिफाई किया ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो न्यू वर्जन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।